ठीक है, मैं आपको पहले कुछ हिंदी मीडियम के एक टॉपर रहे हैं, ठीक है, इस बार 69th में अभी वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनकी कॉपी दिखा रहा हूँ, ठीक है। और मैं आपको सीधे साइंस एंड टेक वाले पोर्शन पे ले जाता हूँ, ठीक है ना। चलिए, ये साइंस एंड टेक का पोर्शन है, जीएस पेपर 2 का जो सेक्शन 3 होता है वहीं से है, ठीक है। सबसे पहले कुछ चीजें आप समझिए, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक सेकंड, ये दिख रहा होगा पेज आप लोगों को, जी। ठीक है। ये समझिए, जीएस पेपर 2 जो होता है ना, ये टोटल 300 मार्क्स का हो रहा है, ठीक है। पर इसमें से भी इसके 3 सेक्शंस हैं, ठीक है। पहला सेक्शन क्या होता है, पॉलिटी का होता है। दूसरा सेक्शन होता है ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, दोनों साथ में होता है, ठीक है। सम्मिलित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सुंदरम और अनीश, आपको कुछ सवाल पूछना है क्या, हैंड रेज किए हुए हैं आप लोग। सेक्शन जो है पॉलिटी का है, दूसरा सेक्शन ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का है, इसमें 114 नंबर का और 114 नंबर का होता है। और अंतिम सेक्शन जो है ये है आपको साइंस एंड टेक का, ठीक है, जिसमें 2 क्वेश्चन रहते हैं 36-36 नंबर के, ठीक है, यानी 72 नंबर का टोटल रहता है। अब समझने वाली बात ये है कि आपको पहले पॉलिटी और फिर ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स ये पोर्शन आपको डील करना होता है, और अंत में जो है फिर आपको ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। लोग इसी पैटर्न में क्वेश्चन फॉलो करते हैं, इसी तरीके से बनाते हैं। तो सोचिए आप, आपके पास कुल 3 घंटे का समय है, ठीक है। और इसमें जो है सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बनाना है, इसमें आपको 3-3 सवाल बनाना है दोनों में। उस पे से भी इस 3 सवाल में आपको, ठीक है, 5 शॉर्ट आंसर इसमें लिखने होंगे, 5 इसमें शॉर्ट आंसर लिखने होंगे, 2 इसमें लॉन्ग आंसर, इसमें 2 लॉन्ग आंसर। इतना लिखने के बाद जो है तब आप साइंस एंड टेक वाले पोर्शन पे पहुंचेंगे, ठीक है। देखिए, मेरा काम जो है आपको मतलब किस तरीके से आपका मार्क्स आ सके, ठीक है, वो आपको बताना है, ठीक है ना। हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी नॉलेज बहुत अच्छी होगी, ठीक है, लेकिन कॉपी पे क्या मौजूद होता है उसी से जो है आपका नंबर, और कितने बेहतर तरीके से आप रिप्रेजेंट कर पाते हैं उसको उस दिन, ठीक है, उसी पे सारा नंबर मिलता है। आप सोचिए कि एक वक्ता है जो बहुत अच्छा बोलता है, लेकिन इंटरव्यू वाले दिन जो है वो नर्वस हो जाता है, कुछ गड़बड़ कर देता है, तो क्या कोई कंसिडर किया जाएगा क्या उसके नॉलेज का, नहीं किया जाएगा। उसी तरीके से आपके पास बहुत बहुत नॉलेज है, बहुत चीजें आप जानते हैं, लेकिन कॉपी पे आपको उतने ही मिनट में, ठीक है, 3-3-4 पेज में जो है अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, प्रॉपर डायग्राम बनाना है, तब जाके आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आपको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। नॉलेज के साथ साथ रिप्रेजेंटेशन और शब्द सीमा, टाइम मैनेजमेंट सब जरूरी है, नहीं तो क्या होगा कि आप एक क्वेश्चन बहुत अच्छा लिखेंगे, फिर कुछ आप गड़बड़ कर देंगे, है ना। मैंने बहुत सारे आंसर ऐसे देखे हैं जिसमें आप लोग इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लिखते हैं, मेन पार्ट आधा पार्ट अच्छा लिखते हैं, फिर धीरे धीरे जाके जो है वो डिक्लाइन होने लगता है। तो इससे अच्छा है कि एक संतुलित आंसर लिखा जाए, है ना, उस पर ज्यादा ध्यान देना है। अब देखिए, ये चीज मैं आपको सीधा बोल देता तो हो सकता था कि थोड़ा टसा होता है, ठीक है। लास्ट तक जो अंतिम के कुछ अ, आधे घंटे या 45 मिनट बचते हैं, उसी समय में लोग साइंस एंड टेक का क्वेश्चन बना पाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों से बात होने पर ये भी पता चला है कि अंतिम का जो आधा घंटा बचता है उसमें ही ये लोग, मतलब टाइम इतना कम बचता है कि अंतिम के आधे घंटे में 2 क्वेश्चन लिख पाते हैं वो लोग, ठीक है। तो आप सोचिए कि उसमें आप बहुत ज्यादा साहित्यकार नहीं बन सकते, आपको एकदम फैक्चुअली चलना पड़ेगा, और साइंस एंड टेक का मतलब ही यही है। साइंस का मतलब ही यही होता है कि आप कितना ज्यादा टू दी पॉइंट लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से जो है इसको देखना होगा। पहले हम आपको कॉपी दिखाते हैं, ये सचिन कुमार है, टॉपर रहे हैं, उनकी कॉपी है, ठीक है। सेक्शन सेक्शन 3 है यहाँ से, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, आधुनिक समाज में कंप्यूटर की क्या भूमिका है। ये 8 नंबर का है, शॉर्ट क्वेश्चन है। अब देखिए इसको कैसे लिखा गया है इनके द्वारा, ठीक है। इसमें बात बना सकते थे, कंप्यूटर के बारे में बता सकते थे, कंप्यूटर के फादर कौन, चार्ल्स बेबेज हैं, वो बता सकते थे, 5 जनरेशन है कंप्यूटर का वो बता सकते थे, ये सब नॉलेज है आपके पास, ठीक है। लेकिन उसका क्या योगदान है समाज में, ठीक है, बस आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। यहाँ कह रहे हैं दिख नहीं रहा है, क्या आप लोगों को नहीं दिख रहा है कॉपी। नहीं सर, स्क्रीन पे नहीं आ रहा। दिख रहा है सर, एक दिख रहा बार है सर। जिनको नहीं दिख रहा है दिख वो रहा तो है रिफ्रेश कर सर। लेंगे, ठीक है, जिनको नहीं दिख रहा है वो, ओके, दिख रहा चलिए, है सर। ओके ओके ओके, ठीक है। तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन जो है आधुनिक समाज में कंप्यूटर की भूमिका पे लिखा गया है। और देखिए, जो ये बना रहे हैं, भूमिका बना रहे हैं, उसमें एकदम कुछ बात नहीं बना है, सिंपल लिखे हैं। क्या लिखे हैं, आधुनिक समाज में कंप्यूटर के सभी क्षेत्रों में
भूमिका देखी जाती है, ठीक है। मतलब समाज के हर हर क्षेत्र में कंप्यूटर की भूमिका है। बस इतना लिख के काम पास। आगे देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ कुछ नहीं लिख रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा क्या लिखे हैं, शिक्षा, 2 पॉइंट दिए, एक तरफ छात्र और शिक्षक दोनों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस। देख रहे हैं, सीधा वर्ड्स में यहाँ बातें चल रही हैं, इतना शॉर्ट लिखा जा रहा है। अगला पॉइंट देखिए, वैज्ञानिक अनुसंधान, सीधा पॉइंट लिखे, काम खत्म। इसमें समझाने की भी जरूरत नहीं है कि वैज्ञानिक अनुसंधान जो है ICAR में हो रहा है, ठीक है, या CSIR में हो रहा है। ये सब कुछ नहीं देने की जरूरत है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, आपको इसको डील करने का कला होता है, ठीक है ना। होगा इसी में 38 नंबर का क्वेश्चन होगा, उसमें आप कुछ उदाहरण दे सकते हैं। लेकिन आप समझिए कि आपके पास मात्र 180 मिनट है, इसी में आपको संतुलित और बेस्ट आंसर लिखना है, ठीक है। मैं आपको एक, अभी हमारे साथ एक टॉपर जुड़ी है, उनका मतलब ब्यूटी कुमारी की कॉपी भी है, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। वो पूरा का पूरा एक क्वेश्चन ही छोड़ दिए हैं, ठीक है, फिर भी उनका सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि उनके आंसर में वो कुछ ग्रास्प करती हैं, वो इस तरीके से वो लिखती हैं कि उसमें प्रॉपर मार्क्स उस तरीके से मिला हुआ है उनको, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा कि साइंस एंड टेक के क्वेश्चन को किस तरीके से डील करना है, कितना लिखना है, क्या लिखना है। मैं जब कॉपी चेक करता हूँ, मुझको एक कॉपी ऐसा नहीं मिलता है जो 6 पन्ने से कम का लिखा हो। सभी लोग 6 6 पन्ने, 7 7 पन्ने लिखते हैं। क्या लिख रहे हैं आप लोग साइंस एंड टेक में? मतलब कृषि का जो क्वेश्चन है, उसको ऐसा लग रहा है कि निबंध की तरह लिखा गया है, ठीक है। कृषि में जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या होगी, उसको ऐसा लग रहा है निबंध के रूप में लिखे हैं। समझना होगा ना कि निबंध जो है अलग है, ठीक है, और साइंस एंड टेक अलग है। निबंध आपको कितने वर्ड्स में लिखने हैं, 700 से 800 वर्ड में, ठीक है। एक पेज में अगर आप 100 शब्द भी लिखते हैं तो आपको 700 से 800 वर्ड जो है, 7 से 8 पेज में पुर जाता है। और 6 पेज में आप जो है वो GS का आंसर लिख रहे हैं, तो निबंध ही हो गया ना एक प्रकार से। तो ये गलतियां नहीं करनी है, इससे बचना है। आप अभी से अगर प्रैक्टिस सही तरीके से नहीं करेंगे, ठीक है, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। हमारा अभी जो हम लोग ये क्लास चला रहे हैं, एक टाइप से आपका मेंस आंसर राइटिंग सीरीज भी है ना, है कि नहीं। नॉलेज के साथ साथ वो भी कर रहे हैं, तो आपकी जो कमियां हैं वो तो बतानी पड़ेंगी। तो इसका ये सबसे पहला कमी हर कॉपी में मुझको ये देखने के लिए मिला है, आपके पास टाइम मैनेजमेंट और वर्ड लिमिट की कमी है, ठीक है। अगले दिन से जब आप लिखें, ठीक है, आप कोशिश कीजिए कि 3 पन्ना खत्म होते होते तक आप समराइज करना शुरू कर दें, निष्कर्ष पे आ जाना है। भले आप अपनी पूरी बात ना लिखें, लेकिन मैं चाहता हूं, मैं पर्सनली चाहता हूं कि आपका एक क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि क्वेश्चन ना छूटे। अगर क्वेश्चन छूटा तो आपका सिलेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं रुकावट हो सकता है उसमें। विकास, आपको कुछ कहना है क्या? जी सर, जैसे 38 मार्क्स का हम लोग लिखते हैं सर, प्रश्न कोई सा भी, तो उसमें सर कितना टाइम मैक्सिमम दे के हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं? ये आपका पहला क्लास है क्या विकास ये? जी नहीं सर। ओके, देखिए आप खुद दिमाग लगाइए, ठीक है। अभी हमने क्या सर बात किया, 20-22 मिनट में ये लोग कर लें, ठीक है। इस पे डिस्कस किए हुए हैं पहले, बिल्कुल। ब्रेक ना किया हाँ, जाए वही क्लास मैं इसलिए पूछ रहा था, इनका लगता है पहला क्लास है। में। देखिए ये सिंपल कैलकुलेशन है विकास, ठीक है। आप समझिए कि आपको 180 मिनट्स मिले हैं, इसमें आपको 3 सेक्शन डील करने हैं, ठीक है। सिंपल समझ लीजिए, 1 आवर, 2 आवर और 3 आवर, ठीक है। 3 घंटा 3 सेक्शन के लिए रखना है। पहला सेक्शन में देखिए क्या क्या लिखना है आपको। 5 शॉर्ट आंसर लिखने हैं, 2 बड़े बड़े आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। अब इसको डिवाइड कीजिए आप, ठीक है। तो हर ये शॉर्ट आंसर में हर एक क्वेश्चन पे अगर आप 5 मिनट देंगे, फिर भी ये 25 मिनट ले लेगा। समझ रहे हैं आप, 25 मिनट ले रहा है ये। उसके बाद आपको बचा कितना, 1 घंटे में मात्र 35 मिनट, ठीक है। और वो 35 मिनट को आपको 2 भागों में डिवाइड करना है, 17 17 मिनट। 17 मिनट में आप लिख पाएंगे क्या? आपको उतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसी तरीके से सेकंड सेक्शन भी होता है, और फिर थर्ड सेक्शन भी, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखिए, जो थर्ड सेक्शन है ना साइंस एंड टेक वाला, इसमें भी 5 शॉर्ट आंसर टाइप है, यानी इसमें भी बहुत लिखना है, ठीक है। इसलिए वर्ड लिमिट्स का और टाइम मैनेजमेंट का आप लोग आज से ही, पहले दिन से ही ध्यान रखें। अपनी सारी बातें अगर नहीं लिख पाते हैं तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करें, और कम से कम शब्दों में, है ना। 3 साढ़े 3 पेज में मैक्सिमम हो गया। हमारे साथ अभी रूपेश सर जुड़े हुए हैं, फिर इनके द्वारा बहुत सारे टॉपर्स को ऐड किया जाएगा धीरे धीरे, वो लोग भी आएंगे, ठीक है ना। तो आपको बताएंगे कि क्यों सारे क्वेश्चंस डील करना जरूरी है। अगर आप छोड़ते हैं तो आपका मार्क्स सीधे डिडक्ट होगा, ठीक है। कल या परसों 2-3 दिन के अंदर कार्तिकेयन सर चले गए हैं टूर पे, वो वापस आ रहे हैं। तो आप जानते हैं कार्तिकेयन सर VPRO हैं और बहुत बेहतरीन जो है कि आपको है ना, बताते रहते हैं ठीक है। चीजों को, तो वो आने वाले बिल्कुल हैं। बिल्कुल।
बहुत सारे लोग हैं, आप जिनको बोलेंगे, जिस टॉपर को बोलेंगे उनको बुला दिया जाएगा। हेलो बिल्कुल। सर। हाँ जल्दी बोलो। सर ये प्रश्न था जो अभी जो सर द्वारा दिखाया गया, तो उसमें 7-8 पॉइंट शामिल है, तो मतलब उसमें सिर्फ वर्ड बाय वर्ड, सिर्फ सिंपल वर्ड, एक वर्ड लिखा हुआ है, अंतरिक्ष हो गया, बैंकिंग हो गया, तो उसमें ये हम लोग ये शामिल नहीं कर सकते? हाँ 2-3 वर्ड लिख दे, लाइन, मात्र 2-3 वर्ड, ज्यादा नहीं। तो मैं कहें बताता कि हूँ, उन सब के बारे में बताएंगे ललन, है ना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही बेस्ट आंसर लिखे हैं, ठीक है। आप समझिए कि ये टॉपर हैं और इनकी वैसी परिस्थिति हुई होगी एग्जाम हॉल में, ये भी यस तो सर, यस जरूर सर, चाहते सबके साथ होंगे कि होती है। पूरा भर के लिखें, लेकिन ऐसी परिस्थितियां इनके सामने आई होगी कि इनकी मजबूरी होगी कम से कम शब्दों में लिखना, ठीक बिल्कुल है बिल्कुल। ओके। है कि नहीं। उस सब के बारे में बताया जाएगा आपको, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, समुचित उदाहरणों के साथ तकनीक एवं सामाजिक विकास से संबंध की विवेचना करें। अब ये क्या किए हैं, सामाजिक विकास एक पोर्शन इसको अलग कर लिए हैं और तकनीक इसको अलग कर लिए हैं, और देखिए उसके साथ एक छोटा सा फ्रेम किए हैं। भूमिका क्या लिखे हैं, हाल के वर्षों में देखा गया है कि तकनीक के प्रयोग के द्वारा सामाजिक विकास को संभव बनाया गया है। समझ रहे हैं, क्वेश्चन का जो डिमांड है उसी के हिसाब से भूमिका लिखा गया, एक शब्द इधर उधर नहीं, ठीक है। एक शब्द आप इसमें से नहीं ढूंढ सकते जो आपको लगे निरर्थक लिखा गया है, ठीक है। आप देखिए सीधा पॉइंट शुरू कर दिए हैं, योजना पहुंचाने में किस तरीके से, तो डीबीटी। देखिए फुल फॉर्म भी नहीं लिखे क्योंकि इनके पास समय नहीं होगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको शॉर्ट फॉर्म्स ये सब नहीं यूज करना है, आपको पूरा पूरा ही लिखना है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, बैंक खाता, इंटरनेट बैंकिंग, 3 पॉइंट खत्म। अगला स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए कैसे है, रोबोट द्वारा इलाज, नैनो तकनीक द्वारा, ठीक है, और कृत्रिम अंगों का निर्माण। फिर अगला पॉइंट आ गया है, ठीक है, वृद्ध जनों की सुरक्षा हेतु, फिर 2 पॉइंट लिखे, ग्रामीण क्षेत्र में पहुंच। इस तरीके से एकदम शॉर्ट पॉइंट बना रहे हैं। कहीं पे भी देखिए आपको स्टेटमेंट नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद मैं लॉन्ग आंसर दिखाता हूँ आपको। ये आपको लग रहा होगा कि ये छोटा 8 नंबर का क्वेश्चन इसलिए ये फॉलो किए हैं, लेकिन बड़ा क्वेश्चन देखिए इनका, ठीक है। ये देखिए बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ये वाला डील कर रहे हैं, ये मिस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी वाला, ठीक है। आप लोग जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, समझ में आएगा। देखिए भूमिका लिखते हैं और फिर यहाँ से पॉइंट बनाना शुरू कर रहे हैं, और इसमें भी देखिए कितने छोटे छोटे पॉइंट बना रहे हैं, समझ रहे हैं, एकदम छोटा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे, ठीक है, आप सॉफ्टवेयर भी बताएंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो वायु प्रदूषण एक पॉइंट बनाए हैं, जल प्रदूषण बनाए, और एकदम 2-3 लाइन लिखे हैं, है ना। अब आप देखिए इनकी राइटिंग भी देखिए, तो कितना फैला फैला के लिखे हैं, जगह जगह छोड़ के लिखे हैं, ठीक है। मतलब देख के लगे कि पेज भर गया है। और अगर आप शब्द काउंट करने जाएंगे तो आपको एक पॉइंट में 20 शब्द से ज्यादा नहीं मिलेगा, 15 से 20 में खत्म। अगला देखिए, अगला पॉइंट भी उसी तरीके से है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट देखिए, मृदा प्रदूषण, कितना छोटा पॉइंट बना रहे हैं। कहीं एग्जाम्पल देने की अगर जरूरत पड़ती है तो दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा जानबूझकर एग्जाम्पल अपने शब्दों को बढ़ाने के लिए नहीं दे रहे हैं, जहाँ एकदम नेसेसरी हो रहा है वहीं दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से देखिए कितना पॉइंट लिखे हैं, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। देख रहे हैं कितना पॉइंट है, सिर्फ पॉइंट में ही आंसर लिखा गया है। चुनौतियां बता रहे हैं वो भी पॉइंट में लिख रहे हैं, ठीक है। विज्ञान प्रौद्योगिकी कैसे भूमिका निभा रही है वो भी पॉइंट में लिख रहे हैं, और इस तरीके से इनका आंसर खत्म हो रहा है, ठीक है। ये देखिए आपको मैंने एक हिंदी का आंसर दिखाया। अब मैं इसमें इंग्लिश मीडियम के भी बहुत लोग जुड़े होंगे, मैं उनकी एक कॉपी उनके लिए खोल देता हूँ, ठीक है। और एक चलिए चीज इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि ये जो बिल्कुल मेंस आंसर राइटिंग का प्रोग्राम है 2400 रुपये में, 2499 में, इसको जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कर लें, क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में कुछ अपग्रेडेशन लाने वाला है। मैनेजमेंट टीम से बात हुई है, वो लोग फी बढ़ाने वाले हैं। फी बढ़ के करीब करीब 3200-3300 रुपये हो जाएगी, और अभी जो एडमिशन ले लेंगे उसको अपग्रेडेशन फ्री में मिल जाएगा। जिन लोगों ने ले लिया उनका तो अपग्रेडेशन हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये 2499 रुपये का फी है, इसमें आप जितना जल्द हो सके करा लें, नहीं तो वो सिर्फ पोस्टर बनने की देरी है, लगभग फैसला हो चुका है उसमें क्या क्या होना है नहीं होना है। तो अगर जिनको भी लेना हो एडमिशन 9572799127 इस नंबर पे कांटेक्ट भी करें, यूपीआई नंबर भी यही है। धन्यवाद। ओके। तो देखिए ये ब्यूटी कुमारी की कॉपी है, ठीक है, वो भी अभी सिलेक्टेड है, उनकी भी ट्रेनिंग चल रही है अभी, ठीक है। देखिए ये कैसे डील कर रही हैं, 8 नंबर का क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप। ये भी क्या है, कंप्यूटर के बारे में लिखना था कि व्हाट इज द रोल ऑफ कंप्यूटर इन मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है। आप देखिए ये इनके साथ भी क्या हुआ था, इनसे हमारी पर्सनली बात हुई थी, सर भी हैं हमारे साथ अभी। जब इन लोगों से पर्सनली बात होती है तो ये बताते हैं कि ये किस तरीके के माइंडसेट में उस समय थे। इनके पास भी समय की जो है कमी हो गई थी उस समय। सचिन कुमार, सचिन आप हैं क्या जुड़े हुए?
ठीक हूँ सर। सचिन ओके, सिलेक्टेड है देखिए ना? आपकी ही चर्चा हो रही थी अभी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, वो गलती हुआ था मुझसे सर, बहुत कोई सारा। बात नहीं है सचिन, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बट देखिए आपका जो अप्रोच सर है बहुत अच्छा डीआई था। में मेरा 15 नंबर गलती हो गया, नहीं तो मेरा 194 नंबर रहता सर। वो डीआई 15 बिल्कुल नंबर गलती बिल्कुल होने के बावजूद भी 180 नंबर है सर। तो अभी बिल्कुल, ये आरओ तो बने बातें हो तो ना? हमारी हुई थी, 179। ये सारी बातें तो हमारी हुई थी जब हम लोग आपकी कॉपी इवेलुएट जी कर रहे सर, थे जी तब, सर। है आपने कि तो नहीं? 190 प्लस उसी में बता दिया था सर। बिल्कुल बिल्कुल, डीआई उसी के गलत कर अराउंड आया दिया। था ना नंबर आपको। हाँ सर, वो गलत नहीं हुआ था सर, एक्स की जगह वाई निकाल दिया था, मैं तो बताया ही था। और एक तो लास्ट में कम निकालना था, ज्यादा निकाल दिया सर, बस यही हुआ कंफ्यूजन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इस बार पक्का हो जाएगा। आप आपका लोगों क्या के मार्क्स आ रहा है पीटी में? पीटी में 90 है सर। बहुत बढ़िया, है ना? मीन्स आप कीजिए, आराम से होगा इस बार। सचिन ठीक है, एक्सटेंशन पे हो ना तुम? जी सर, एक्सटेंशन पे हूँ सर। आप लोगों के लिए जानकारी के लिए बता दें कि सचिन 69 बीपीएससी में सिलेक्टेड है। ये पहले भी हम लोगों से जुड़े हुए हैं और ये आरओ हैं अभी। तो बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेशन बिल्कुल। सचिन को एक बार फिर से। धन्यवाद सर। और ये कॉपी देखिए ब्यूटी की हम भी हम लोग चेक किए थे उस समय, मेंस के टाइम पे भी सचिन का भी चेक किए थे, और सचिन को जो फीडबैक दिया गया था लगभग सारी बातें सही निकली हुई थी। क्या सचिन? और जी सर, सही सही है सर। अब मुझको तो आश्चर्य रिटेन हुआ में तो जब सचिन 483 था सर, वो भी विदाउट, मेरा तो अभी तक ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े थे तो भी उतना अच्छा आ गया सर। मतलब मतलब मैंने अभी सचिन का जो मैसेज देखा ना, मेरा दिमाग हिल गया कि सचिन जी क्या कर रहे हैं आप, है ना? बहुत बढ़िया सर, तो सचिन, है ना? ट्रेनिंग में नहीं जा पाया सर, मतलब मेंस अभी मिनिस्ट्री से सर छोड़ा ही नहीं सर, अभी फाइल मिनिस्टर ऑफ स्टेट के पास ही है। कोई अच्छा नहीं, है तुम ट्रेनिंग कोई में नहीं बात जा नहीं, पाए हो। ठीक है, ट्रेनिंग की अच्छा हालात है। इतनी टाइट है कि बच्चे सांस तक नहीं ले पा रहे हैं। जो बात हो रही है वहाँ के बच्चों से, सर बहुत परेशानी है। बिल्कुल, सवेरे से शाम तक ट्रेनिंग में बहुत परेशानी हो रही है। कोई टाइम नहीं मिल पा रहा है पढ़ने के लिए। जो टाइम है सचिन तुम्हारे पास, पढ़ लो, आगे काम ही आएगा। बहुत तुम जी लकी हो कि तुमको एक्सटेंशन मिल गया है। सर, बिल्कुल वो सर बिल्कुल। गलती से अच्छा हो गया सर। हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ओके, तो देखिए ब्यूटी जी से जब बात हुई थी तो उनके पास भी जो है समय का अभाव हो गया था लास्ट में। तो इन्होंने देखिए सचिन से भी क्रिस्प लिखा है, ठीक है? सचिन का हिंदी मीडियम में बहुत बढ़िया अप्रोच था, इसलिए मैंने आपको कॉपी दिखाया था। और अभी मार्क्स भी वो खुद ही बताए कि उनका मार्क्स कितना अच्छा था। ब्यूटी जी के साथ जो समस्या हुई थी, तो इनके पास इतना कम समय था, मुश्किल से 10 से 15 मिनट बचा था, और इनको बहुत सारा आंसर लिखना था, है ना? पूरा साइंस एंड टेक वाला पोर्शन आधे घंटे में इनको लिखना था। ये सिंपली देखिए क्या किए, सीधा लिख दिए, कंप्यूटर इज द थर्ड जनरेशन रिवॉल्यूशन इन इंडस्ट्री या ऑफ इंडस्ट्री एंड इट ब्राउट सिग्निफिकेंट चेंजेस, है ना? महत्वपूर्ण चेंजेस लेके आई है। अब क्या चेंज लाया है इधर लिख दिया गया है, और एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी इस एक तरफ लिख दिया गया, एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, ग्लोबलाइजेशन। देखिए अब इससे फायदा क्या होगा इस तरीके से लिखने के, कि जब कोई कॉपी चेक करेगा, मान के चलिए कि आप ही कॉपी चेक कर रहे होंगे, तो आपको जो है क्वेश्चन दिखा, है ना, आधुनिक समाज और कंप्यूटर की भूमिका, दो मेन टर्म दिखे आपको इस क्वेश्चन में। अब आधुनिक समाज में क्या किया है, तो एजुकेशन है, हेल्थ है, एम्प्लॉयमेंट है, ग्लोबलाइजेशन है, और इसको दूर करने में कंप्यूटर कैसे भूमिका निभा रहा है, तो इधर 3-4 पॉइंट लिख दिया गया है। अब बताइए जो डिमांड है, भले ही बहुत कम शब्दों में इन्होंने लिखा है, लेकिन क्वेश्चन का डिमांड तो पूरा हो गया है ना। अब बताइए शब्द बनाने की, अलग से एक्स्ट्रा सेंटेंस बनाने की कोई जरूरत है क्या, है ना? यही अप्रोच आपको भी रखना है। आगे के क्वेश्चन में देखिए इसी तरीके से ये डील कर रही हैं। इसमें भी देखिए अलग अलग फ्रेम यूज कर रही है, कहीं पे सर्कुलर यूज कर रही है, कहीं इस तरीके का ग्राफ यूज कर रही है। यही चीज आपको भी करना है, पेज भरा भरा लगेगा। इसमें देखिए, ये समझिए इसमें कितना मुश्किल से गिन के पॉइंट, कितना वर्ड लिखी होंगी, ये मुश्किल से 30 वर्ड लिखा हुआ, और देखिए पूरा पेज भर गया है इसमें। देख रहे हैं, देखने में लग रहा है भरा भरा हुआ। इसी तरीके से यही अप्रोच रखना है, शब्द कम, और उसमें जैसे कहते हैं ना, गागर में सागर भर देना, है कि नहीं? वही चीज आपको, वही अप्रोच रखना है आंसर राइटिंग में। बड़े आंसर में चलते हैं एक बार, ठीक है? तो वो भी देख लीजिए, एक सेकेंड। ये देखिए, ये है 36 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है? अब 36 नंबर का क्वेश्चन आप लोग जो लिख रहे हैं, तो कम से कम आप लोग 5 से 6 पेज लिख रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, ठीक है? अब इनको देखिए ये कितना लिख रही हैं, यहाँ आधा पेज ये, ठीक है, एक पेज यहाँ और आधा पेज यहाँ, इतने में इसका 36 नंबर का क्वेश्चन खत्म हो गया, मात्र 2 पेज में इन्होंने खत्म कर दिया है, ठीक है? और क्या किए हैं, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे, सब इन्होंने भर दिया है इतने में, मात्र 2 पेज में, ठीक है? बिल्कुल रागिनी जी, ये बीपीएससी एग्जाम हॉल में लिखा हुआ कॉपी है, ठीक है? उसके बाद
इतने में ही खत्म कर दिए और लास्ट में निष्कर्ष लिख दिया। निष्कर्ष भी कितना छोटा है, आप देख सकते हैं। तो इतना ऐसे ही सिचुएशन में आपको वहां पे जो है कॉपी लिखना होता है, ठीक है, समय नहीं रहता है। अभी यहीं पे अगर आर्ट एंड कल्चर रहता तो इसके लिए हम आपको कोई दूसरा तरीका बता रहे होते, ठीक है। वहां पे इतने लिखने से काम कल चल जाएगा, ठीक है। देखिए हमारे जो जुड़े हुए लोग हैं वो लोग तो ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी, है ना। मतलब काम चलेगा नहीं चलेगा वो दूर की बात है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपको संतुलित आंसर लिखना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक में बहुत ज्यादा लिख देंगे और एक में बहुत कम लिखेंगे, एकदम संतुलित होना चाहिए। हो सकता था कि ब्यूटी कुमारी की ये क्वेश्चन छूट ही जाता, एक छूटा भी है इनका, हो सकता है छूट ही जाता, ठीक है। तो छोड़ना नहीं है, ठीक है, की पॉइंट्स ही भर देना है, इसी में इनको 22 नंबर मिला हुआ है, ठीक है। तो यही अप्रोच रखना। अब मैं आपको अभी जो आप लोग टेस्ट सीरीज लिख रहे हैं ना, उसकी कुछ कॉपीज दिखाता हूँ, कुछ उदाहरण दिखाता हूँ, ठीक है। उत्कर्ष आपको कोई कुछ पूछना है क्या, पूछ सकते हैं। पहले ये कॉपी देखते हैं, ठीक है। पहले आप पेज काउंट कीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है। देखिए ये क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं है किन्हीं की, जिनकी भी कॉपी हो इसको अन्यथा मत लीजिए, क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा है। अभी प्रारंभिक दौर है, लेकिन अभी से ही इन चीजों को अगर नहीं सुधारेंगे तो फिर मुश्किल आएगी, ठीक है, दिक्कत होगा। देखिए पहला पेज ये 1 2 3 4 5 6 छठे पेज में खत्म किए हैं, ठीक है। और उसमें भी देखिए जब लिख रहे हैं तो कुछ पॉइंट वगैरह नहीं, पूरा पैराग्राफ में और बड़ा बड़ा लाइन लिख रहे हैं, इतना नहीं लिख पाएंगे आप, ठीक है। अभी से एक नया अप्रोच लगाइए, है ना, अभी से चीजों को शॉर्ट करना सीखिए। देखिए किस तरीके से लिख रहे हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां की आधी से अधिक जनसंख्या इस क्षेत्र में लगी हुई है तथा अर्थव्यवस्था में योगदान दे रही है। आज देश की जीडीपी में इसका योगदान 18% के आसपास है। बात बिल्कुल सही कह रहे हैं ये लोग, है ना, एकदम सही कह रहे हैं, कहीं से कुछ गलत नहीं है। बट आपको इसको शॉर्ट में लिखने की जरूरत है, ठीक है। इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, यहीं पे कुछ आंकड़े डाल दीजिए, है ना, उसमें भी आंकड़ा कहाँ से दे रहे हैं वो भी हो सके तो पुट कर दीजिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत की 47% जनसंख्या जो है प्रत्यक्ष रूप से कृषि एवं संबंधित क्षेत्र पे डिपेंडेंट है, ठीक है। भारत की कुल जीडीपी का 17% योगदान देती है, परंतु इसमें कुछ समस्याएं या कुछ चुनौतियां विद्यमान हैं जिसके कारण कृषि क्षेत्र का जीडीपी ग्रोथ 1.4% रहा है, ठीक है। इसलिए इन चुनौतियों का चिन्हित करना बहुत आवश्यक है, ठीक है। देखिए आप पहचान करना क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, तो क्वेश्चन के हिसाब से ही आप अपना जो भूमिका है वो लिखेंगे, ठीक है। या इसी कारण जो है कृषि क्षेत्र की चुनौतियों का पहचान करना आवश्यक है। इतना लिख के आपका भूमिका खत्म, मुश्किल से 3 से 4 लाइन। अब नीचे लिखिएगा कि कृषि क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियां निम्न प्रकार हैं। निम्न प्रकार लिख के जितना चुनौती आपको आता है, जितना एग्जाम हॉल में याद कर सकते हैं, 5 10 15 सब लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एग्जाम हॉल में ऑटोमेटिक है कि कुछ ना कुछ कम हो ही जाएगा, ठीक है। ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। इसमें क्या लिख रही है, देखिए देश के विभाजन के बाद लगभग 1/3 सिंचित क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। अब बताइए ये सब क्या जरूरत है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है लिखने की, ठीक है। तो इसी तरीके से फिर बाकी कुछ चीजें अच्छी हैं, चुनौतियां वगैरह ये लिखा है, तो 6-7 चुनौती लिखे हैं ये, ठीक है। इसमें अन्य चुनौती और लिखने के लिए बताया गया है। साथ ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का क्वेश्चन है, तो इसलिए इसमें आपको ज्यादा जोर जो है ना प्रौद्योगिकी वाले हिस्से पे देखना है कि साइंस एंड टेक जो है वो किस तरीके से इन समस्याओं को दूर करने में योगदान दे सकता है, ये लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। 1-2 कॉपी और देखते हैं। पहले ये देखिए कितने पेज में लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 पेज, वो भी 6 पेज भी पूरा भर के, है ना। अब देखिए ये शुरू कैसे कर रहे हैं। आज हम अपनी स्वतंत्रता की 78वीं वर्षगांठ मना चुके हैं। हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। ज्ञान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्तर पर हम उन्नत हो चुके हैं। पृथ्वी से मंगल तक का सफर तय कर चुके हैं, परंतु मतलब आप समझिए कि ऐसा ऐसे जैसा नहीं लग रहा है, आप खुद सोचिए, है कि नहीं। ये अप्रोच नहीं रखना है आपको, ये निबंध नहीं है, ठीक है। उसके बाद भी बहुत सारी निरर्थक चीजें हैं, आपको एकदम सटीक हर वर्ड में जो है आपको एकदम प्रिसाइज होना है, ठीक है। तो सबसे पहले अब इसको हम लास्ट करते हैं इन चीजों को। सबसे इंपॉर्टेंट ये समझिए कि आपको करना क्या है, सबसे पहले एकदम वर्ड लिमिट में लिखना है, सबसे कम से कम शब्दों में लिखना है,
ठीक है, आप अपनी सारी बातें अगर नहीं भी लिख पाते हैं ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 3.5 वर्ड के बाद कंक्लूड करना शुरू कर दें। ठीक है, तीसरा पेज खुलते खुलते जो है आप अपने निष्कर्षता यह कहा जा सकता है इस तरह करके लिखना शुरू कर दें। ठीक है, ज्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, ये जो ज्यादा लिखने वाला पोर्शन है वो आर्ट एंड कल्चर में लगाएंगे। आप देख रहे थे ना रूपेश सर जब आपको पटना कलम पे बता रहे थे, वो सारी फैक्ट्स जब आप घुसाएंगे ना उसमें, तब आपको वहाँ फायदा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि साइंस एंड सॉरी आर्ट एंड कल्चर वाला जो पोर्शन है वो पहला पोर्शन रहता है। ठीक है, यहाँ पॉलिटी वाला सेक्शन जो है पहला सेक्शन रहता है, तो वहाँ लिखने की गुंजाइश होती है। दिमाग इस तरीके से काम करता है कि वहाँ चला जाता है। एक सेकंड, कुछ मैसेज आ रहा है, मैं देख लेता हूँ। मॉडल आंसर मेंस में जो है ना, कई बार हम आपको ये बता चुके हैं कि मॉडल आंसर क्या होता है। जो भी प्रोफेसर, जो विद्वान कॉपी चेक करते हैं आप लोगों का, उनको जो है एक फ्रेम दिया जाता है। ठीक है, आप समझिए कि मेन पीटी और मेंस में अंतर क्या है। पीटी जो है ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, यहाँ पे जो ग्रुप में भी 55 लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, अगर उन सब से पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी भारत कब आए, ठीक है, तो हम 55 लोगों का एक ही जवाब होगा, है कि नहीं। लेकिन अगर आपको इसमें पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी का स्वतंत्रता संघर्ष में क्या योगदान है, तो हम 55 लोगों का अलग अलग उत्तर होगा। ठीक है, सभी का अलग होगा। ये है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में अंतर। ठीक है, तो मेंस में जितने भी आंसर्स भेजे जाते हैं आप लोगों के द्वारा, कोई गलत नहीं है। ठीक है, इसमें कहीं कुछ कमियां रहती हैं, किन्हीं का बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, मॉडल आंसर कुछ होता नहीं है। मॉडल आंसर का मतलब क्या है कि क्वेश्चन का जो डिमांड है वो आपको पता होना चाहिए, वो हम लोग बताएंगे आपको, और उसके अनुरूप आप लिखें, यही होता है मॉडल आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का देखिए पूरा पूरा तो नहीं, कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था, तो कुछ चीजें हम इसमें लेके आए हैं। सारा पेज भी नहीं आ पाया, हम अभी देख रहे थे, तो सारा पेज जो है इसमें इंक्लूड नहीं हो पाया। ठीक है, पर समझिए कि इस क्वेश्चन का डिमांड क्या था। ठीक है, इस क्वेश्चन का डिमांड क्या था, मैं एक बार फिर से आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है ये देखिए, भारत में कृषि क्षेत्र की वर्तमान चुनौतियों की पहचान कीजिए, साथ ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी इन चुनौतियों को दूर करने में किस प्रकार सहायक हो सकता है। यहाँ देखिए, जब भी मैं कोई कॉपी चेक करता हूँ, वहीं पे क्वेश्चन के साथ ही देखिए 1 2 3 लिखा हुआ आपको मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि जब आप अपनी कॉपीज को देखेंगे, तो वहीं पे आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन को जब ब्रेक डाउन करना है, या इस क्वेश्चन का डिमांड क्या है। तो इसमें जो है इस क्वेश्चन का 3 डिमांड नजर आ रहा है। ठीक है, मुख्यतः 2 ही डिमांड है। पहला क्या है कि चुनौती क्या है, और विज्ञान प्रौद्योगिकी क्या भूमिका निभा सकती है। सिर्फ 2 डिमांड है इस क्वेश्चन का। ठीक है, लेकिन चूंकि भारत में कृषि, ये इससे शुरू हो रहा है ये क्वेश्चन, इसलिए आपको भारत में कृषि की वर्तमान क्या स्थिति है वो आपको बतानी पड़ेगी, इसलिए इसको 3 भाग बोला जा रहा है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का 3 डिमांड है। पहला डिमांड क्या है, भारत में कृषि की वर्तमान स्थिति क्या है, भारत में कृषि की वर्तमान में क्या चुनौतियां हैं, और तीसरा जो इसका डिमांड है वो है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो कुछ चुनौतियां हैं कृषि में, उसको दूर करने में कैसे भूमिका निभा सकती है। समझ रहे हैं ये चीज, 3 डिमांड दिख रहा है इसका। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे पूरा किया जा सकता है। ठीक है, बिना कोई निरर्थक शब्द किसी चीज को यूज किए हुए इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। ये नहीं कह रहा हूं कि आपको एग्जैक्ट यही लिखना है, लेकिन एक इस तरीके का जो है खाका हो सकता है इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्या लिखेंगे, भारत मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, ये यूनिवर्सल लाइन है। ठीक है, ये यूनिवर्सल लाइन क्यों कहा जा रहा है ये समझिए कि जब आपका दिमाग एकदम बौखलाया हुआ रहेगा, तब भी आपसे कोई पूछेगा कि कृषि के बारे में कुछ बताओ, तो सबसे पहला लाइन क्या निकलेगा आपसे। जैसे गाय पे आपको निबंध लिखने के लिए कहा जाता है, तो कुछ भी वो सबसे पहला लाइन आपके दिमाग में एक ही आता है कि नहीं। उसी तरह से कृषि के बारे में इंग्लिश कॉपी भी दिखाइए, बिल्कुल दिखाएंगे, है ना। तो जैसे ही आपको कृषि के बारे में कोई सेंटेंस बोलना था, तो पहला लाइन आपको यही आता है कि भारत मुख्य रूप से, या भारत एक कृषि प्रधान देश है, यही तो आता है कि नहीं। तो आप उसे शुरू कर सकते हैं, फिर सीधा आंकड़ों पे आ जाना है, क्योंकि इस क्वेश्चन का डिमांड यही है, वर्तमान नीति क्या है कृषि की वो बताना है। क्या बताएंगे, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत की 47% जनसंख्या कृषि में संलग्न है, और यह भारत की जीडीपी में 17% का योगदान देती है। 2 आंकड़ा दे दिए, पहला क्या दिए, कितनी आबादी जुड़ी हुई है अभी कृषि क्षेत्र में। ठीक है, जीडीपी में कितना योगदान देती है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन के अनुरूप ढल जाना है फिर उसी भूमिका में ही, कि परंतु इसमें कई प्रकार की चुनौतियां भी व्याप्त हैं, जिसकी वजह से इसका विकास दर मात्र 1.4% रहा। इसलिए इन चुनौतियों की पहचान करना आवश्यक है। जो क्वेश्चन का डिमांड है भूमिका में ही हम बता चुके हैं।
अब सीधा यहाँ पे आ जाना है कृषि क्षेत्र की चुनौतियां, यानी वर्तमान में क्या क्या चुनौतियां हैं। ठीक है, इसको आप जितने तरीके से आप बता सकते हैं, मतलब या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं वैसे, या डायरेक्ट आप स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं वैसे, जैसा भी आपको सूट करता है उस तरीके से लिख सकते हैं। इसमें आप क्रिएटिविटी ऐड कर सकते हैं अपना। ठीक है, इसमें चांद सितारा बनाना है वो बना सकते हैं, तो कोई लोग ट्राइंगल बना सकते हैं, कोई सर्कल बनाते हैं, जो करना है कर सकते हैं। ठीक है, कंटेंट की बात करते हैं आगे। सबसे पहला समस्या क्या है भारत का? निम्न उत्पादकता। ठीक है, सबसे बड़ी समस्या यही है, हमारी जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से पैदावार नहीं बढ़ रहा है। हो सकता है आने वाले समय में खाद्य संकट बढ़ जाए। ठीक है, तो हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? निम्न उत्पादकता। फिर क्या है? भारत के जो किसान हैं वो निर्वाह कृषि पर ज्यादा व्याप्त है। अभी कहीं पे भी वाणिज्यिक फसल जो है ज्यादा नहीं लगाया जाता है। भारत के कुछ ही ऐसे राज्य हैं जहाँ पे वाणिज्यिक कृषि की जाती है। बिहार वगैरह जो है सबसे ज्यादा इससे ग्रसित है, निर्वाह कृषि से। तीसरा क्या है? निम्न जोतों का आकार। ठीक है, आप गौर करेंगे स्वतंत्रता के बाद से जो भूमि सुधार वगैरह लागू किया गया उसमें यही सारी चीजें तो थी कि भूमि का जोत का आकार बहुत कम है, इसलिए भूमि सुधार वगैरह शुरू किया गया था, है ना, भूदान आंदोलन वगैरह आप लोगों को पता होगा। फिर विपणन, अब देखिए यहाँ चूंकि पेज का थोड़ा इस तरीके से दिक्कत था इसलिए हम कुछ पॉइंट बाद में ऐड कर दिए हैं बीच बीच में। ठीक है, समझिए कि निम्न जोतों के आकार के बाद अगला प्रॉब्लम क्या है? जलवायु परिवर्तन का। जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन धीरे धीरे, है ना, विकराल होता जा रहा है, वैसे वैसे ये कृषि को डायरेक्ट अफेक्ट कर रहा है कि नहीं? इसलिए जलवायु परिवर्तन भी हमारी कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती सामने आया है। फिर मॉनसून पर निर्भरता भी भारतीय कृषि की डिमेरिट है, क्योंकि हमारे जो भी कृषक हैं वो मुख्य रूप से अपने जल के लिए जो है मॉनसून पर भी निर्भर रहते हैं। ये बड़ी समस्या है। फिर जल संसाधनों की कमी है। ठीक है, कुछ वैसे भी क्षेत्र हैं भारत में जहाँ पे मॉनसून नहीं पहुंच पाता है, तो उन जगहों पे कृषि नहीं हो पाती है। उसका कारण क्या है कि वहां पर जल संसाधन ही नहीं है, या हम लोग जो इरिगेशन पैटर्न फॉलो करते हैं वो काफी प्राचीन है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्या है? अगला है निम्न मशीनीकरण, है ना, यानी हम लोग आधुनिक टेक्नोलॉजीज का भी प्रयोग ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं। जहां अमेरिका, कनाडा, इस तरीके के जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां इन सब का ज्यादा जो है। देखिए जिन लोगों को नींद आ रहा है प्लीज आप अपना, दिक्कत नहीं है इसमें, जिनको भी लग रहा हो तो आप कैमरा ऑफ कर सकते हैं। ठीक, ओके। तो आप इसको तुलना कर सकते हैं कि वेस्टर्न जो कंट्रीज है वहां पे इसकी स्थिति ज्यादा अच्छी है, भारत में जो है यहाँ कहीं ना कहीं पीछे हो चला जा रहा है। तो ये कृषि के क्षेत्र में बड़ी चुनौती के रूप में आ रहा है। फिर भारत में वैज्ञानिक शोध की भी कमी है। ठीक है, रिसर्च जो है इस क्षेत्र में ज्यादा नहीं हो रहा है। देखिए ओवरऑल भी भारत में जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में काफी उदासीनता नजर आती है, और कृषि क्षेत्र में तो कहीं ज्यादा है। ठीक है, फिर भारत में रासायनिक उर्वरकों का ज्यादा उपयोग होता है। ठीक है, ये भी बहुत बड़ी चुनौती है। मृदा की घटती उत्पादकता, यही रसायन के कारण क्या हो रहा है? मिट्टी जो है नमकीन हो जा रहा है, लवणीकृत हो जा रहा है, जिसकी वजह से मिट्टी की उत्पादकता गिर रही है। फिर कुछ और पॉइंट्स की बात करें तो भारत में महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट जो समस्या है वो ये भी है, यहाँ पे प्रसंस्करण और खाद्य भंडारण की समस्या है। ठीक है, मतलब जिस अनुरूप खाद्य पदार्थ यहाँ पे बचता है उसका खपत जो है उसको तुरंत करना होता है। जैसे टमाटर है, कोई किसान अगर टमाटर बहुत ज्यादा उपजाता है तो उसको जल्दी से जल्दी उसको बेच देना होता है, क्योंकि उसके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, तो उसको तुरंत मार्केट में भेजना होता है, इसकी वजह से उसको उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। ये भी सर कृषि, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी की बहुत कमी है। बिल्कुल लल्लन है ना, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, ओके। फिर देखिए विपणन और मूल्य निर्धारण की समस्या है। ठीक है, मार्केट से जुड़ाव नहीं हो पा रहा है, किसानों का डायरेक्ट नहीं होता है। बिचौलियों की समस्या है यहाँ पे। ठीक है, फिर वित्तीय समस्या और ऋणग्रस्तता भी है ना। किसानों में आप लोग पाएंगे कि ऋणग्रस्तता के कारण बहुत ज्यादा आत्महत्या भी करते हैं। ठीक है, बहुत सारा इस तरीके का क्षेत्र है। तो ये सारी चुनौतियां हैं। इसके अलावा अन्य कई भी चुनौतियां, यहाँ मैंने 10-15 के आसपास चुनौतियां यहाँ लिखी हैं। ये पीडीएफ आपको मिलेगा, ठीक है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, और मैं तो कहूंगा कि आपको अलग अलग सोर्सेज से, आप अपने सोर्सेज से इन चीजों को पढ़ें और अपना चुनौती क्रिएट करें, है ना, अपना दिमाग लगाएं, इस पे सोचें, डिस्कशन करें इस पे। ठीक है, कहीं से कॉपी करने से ज्यादा अच्छा ये होता है कि सोचें, और फिर जब एक बार जब आप अपना लिख लेते हैं तब इसको जो है जो सर मॉडल आंसर देंगे उससे मिला लीजिए कि कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया है। सर एक सेकंड, ठीक है सर, थैंक यू। ओके। अब देखिए हमने जब चुनौतियां बता दी हैं, यानी हमने इस क्वेश्चन का दो जो डिमांड था वो पूरा कर लिया। पहला डिमांड क्या था? कृषि की वर्तमान
क्या स्थिति है वो, जो कि हमने भूमिका में बता दिया। फिर अगला था कृषि की क्या चुनौतियां हैं, वो हमने अगले पैराग्राफ में बता दिया है। ठीक है, और अब अगला तीसरा डिमांड क्या है, तीसरा डिमांड है कि इन चुनौतियों को दूर करने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कैसे भूमिका अदा कर सकती है। एक छोटा सा स्टेटमेंट देख के ये 2 लाइन का मैंने ऊपर वाले पैराग्राफ और नीचे वाले पैराग्राफ के बीच लिंक क्रिएट कर दिया है, ताकि पढ़ने वाला जो एग्जामिनर हो उसको ऐसा अटपटा ना लगे कि अचानक से क्या लिख दिया गया है ना। इसी तरीके से आप लोग 1-2 लाइन लिख के जो है अपने आंसर में लिंक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर क्या लिखा गया और नीचे क्या लिखा गया है। ठीक है, जैसे आप समझिए, मैं समझाने के लिए कहता हूँ कि उदाहरण के लिए अगर मान के चलिए कि कोई रमेश नाम का आदमी है, ठीक है, उसके उसके बारे में एक पैराग्राफ लिखा गया, ठीक है, और ठीक उसके नीचे से जो है ना किसी अलग आदमी के बारे में लिखा जा रहा है। ठीक है, मैं चलिए रमेश के साथ समझिए राम के बारे में लिखा जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन रमेश के बारे में जो पैराग्राफ लिखा गया उसी के नीचे अगर लिख दिया जाए कि रमेश के ही पिता का नाम राम है, ठीक है, और फिर जब राम के बारे में लिखा जाएगा तो क्या होगा कि एक कंटिन्यूटी बना हुआ नजर आएगा, है ना। तो पढ़ने में भी क्या होगा, एक रुचि आएगी कि अरे सब कंटिन्यूटी में है, कुछ ना कुछ जुड़ाव है। इस तरीके से जब आप पैराग्राफ चेंज करें तो आपको अपने आंसर में 1 लाइन 2 लाइन किसी भी तरीके से उसको एक जुड़ाव देना है कि ऊपर वाला और नीचे वाला लाइन जो कहीं ना कहीं पैराग्राफ जुड़ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका हो सकती है वो बताया जाएगा। ठीक है, और देखिए भूमिका लिखने का अलग अलग तरीका हो सकता है। ठीक है, तरीका क्या हो सकता है पहले मैं वो बताता हूँ आपको। ठीक है, जैसे आप मान के चलिए कि पहला चुनौती लिखे निम्न उत्पादकता। ठीक है, तो निम्न उत्पादकता लिखने के साथ ही यहीं से आप जो है वहीं पे आप 3-4 पॉइंट लिख सकते हैं कि निम्न उत्पादकता को दूर करने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी किस प्रकार से भूमिका अदा कर सकती है। फिर आपको जो पॉइंट याद आ रहा है वहां लिख दें। ठीक है, फिर आप जलवायु परिवर्तन का पॉइंट ले लें, ये एक समस्या है, इसको दूर करने में विज्ञान प्रौद्योगिकी कैसे भूमिका अदा कर सकती है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जल संसाधनों की कमी ये एक समस्या है, इसको दूर करने के लिए क्या क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी भूमिका अदा कर सकती है, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, वहीं पे वैज्ञानिक शोध की कमी है, इसको दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है वो लिख सकते हैं। मतलब वहीं पे जो है समस्या के आगे ही आप कुछ समाधान और भूमिका लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि मुझको आपको समझाना भी था क्या, ठीक है, इस तरीके से देखिए मैं एक चीज ऐड कर देता हूँ। भूमिका जब भी आप लिखते हैं इसका ये Exactly. मतलब समझें कि आप आगे आने वाले चीजों में क्या लिखने जा रहे हैं आंसर में, आपकी वो भूमिका में संक्षिप्त हो। कुछ भूमिका इस तरीके से कसौटी पे कसी जानी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं कल आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात कर रहा था। आप अगर इस तरीके से लिखें कि मौर्य काल से कला के क्षेत्र में पत्थर का प्रयोग प्रारंभ हुआ, जो आगे चलकर भारतीय संस्कृति की एक अनमोल विरासत बन गई। आप सोच सकते हैं कि आप जानते हैं कि पत्थर पे पॉलिश करना, पत्थर का बनाना और एक ही पत्थर का पूरा आर्किटेक्ट खड़ा करना, पिलर बनाना, ये मौर्य काल की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो इसी तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हर क्वेश्चन में और भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में भूमिका में आप क्या चीज लिखते हैं, क्या आप आगे बताने जा रहे हैं, वो भूमिका से प्रदर्शित होता है। इसलिए जो इंट्रोडक्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी क्वेश्चन के आंसर का। ओके सर। ओके, देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज बताए रूपेश सर, है ना। तो आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग साइंस एंड टेक की क्या भूमिका हो सकती है, और चूंकि ये नोट्स जो है हमको क्लास में डिस्कस भी करना था तो हम उसी अकॉर्डिंग बनाए। ठीक है, जैसे देखिए मैंने पहला पॉइंट लिया है जैव प्रौद्योगिकी, इसका मतलब इंग्लिश में होता है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, पहले तो ये समझिए कि आपको विभिन्न प्रौद्योगिकी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले देखिए कल से जो है आपको साइंस एंड टेक में शॉर्ट आंसर्स कुछ दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप जब उसको तैयार कर लेंगे ना तो बाकी लॉन्ग आंसर सीखने में वैसे भी आपको सहायता होगी। उसका हम लोग कुछ अभी डिस्कशन करेंगे, फिर उस तरीके से दिया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए बायोटेक्नोलॉजी किस तरीके से हेल्प करता है विज्ञान प्रौद्योगिकी में, उसके बारे में 5-6 पॉइंट लिखा गया है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है ये सब आपको आइडिया होगा, है ना। जीन एडिटिंग ये सारी चीजें इसमें होती हैं। ठीक है, तो प्रौद्योगिकी किस तरीके से भूमिका अदा कर सकता है, सबसे पहले ये समझिए कि जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से जो है उच्च उत्पादकता वाले बीज का विकास हो सकता है। ठीक है, जैसे ही उच्च उत्पादकता वाला बीज का विकास करेंगे, हमारा पहला जो समस्या था ये हमारा दूर हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से ही आप देखेंगे कि यहाँ जितने भी पॉइंट्स लिखे होंगे ना वो कहीं ना कहीं इन समस्याओं को किसी ना किसी रूप से काउंटर करते हुए नजर आएंगे। यानी हमारा जो डिमांड है क्वेश्चन का वो कहीं ना कहीं पूरा होते रहना है। ठीक है, अपने सवाल से उसके डिमांड से नहीं भटकना है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए
कीट प्रतिरोधी फसलों का निर्माण करना है। ठीक है, कई बार जो आपदा आती है उसमें कीटों का हमला होता है। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके का बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके इस प्रकार के फसलों को तैयार कर लेते हैं जो कीट प्रतिरोधी हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे जो है उत्पादकता बढ़ेगी। जैसे उदाहरण के लिए आप लोग बीटी कॉटन का नाम दे सकते हैं, है ना, बीटी ब्रिंजल का नाम दे सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, सूखा और बाढ़ तथा लवणता सहने वाले पौधों का तैयार करना। अब जैसे हमने जलवायु परिवर्तन की बात की थी, तो जलवायु परिवर्तन के कारण ही सूखा, बाढ़, लवणता इन सब की बारंबारता बढ़ गई है कि नहीं। तो इसको भी दूर करने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी भूमिका अदा कर सकती है। इसकी सहायता से हम लोग इस प्रकार के, इस किस्म के पौधे तैयार कर सकते हैं जो सूखा तथा बाढ़ को लेकर प्रतिरोधी होंगे। ठीक है, उसके अलावा जैविक खाद और पर्यावरण अनुकूल कीटनाशक का विकास किया जा सकता है। ठीक है, जैविक खाद का मतलब हो गया बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स। ठीक है, ओके, उसके बाद देखिए, फसल की बीमारियों का निदान किया जा सकता है, यानी फसल में जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां होंगी तो उसमें प्लांट के जीन एडिटिंग या जीन में चेंजेस करके उसके अंदर जो कुछ प्रॉब्लम्स है उसको दूर किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद जीन एडिटिंग, CRISPR-9 टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें अभी आपको जब एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें आपको इजीली मिलते जाएंगी, वो सारी चीजें आप इसमें एडिशनल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब स्पेस टेक्नोलॉजी, सेकंड टेक्नोलॉजी कौन सा है, स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी किस तरीके से कृषि के क्षेत्र में सहायता दे सकता है, समझिए। स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीजें होती हैं, तो सैटेलाइट होता है, GIS होता है, ठीक है, रडार होता है, सेंसर होता है। इन सब की सहायता से क्या होगा, इन सब की सहायता से मिट्टी की गुणवत्ता, नमी, पोषक तत्वों का पता लगाया जा सकता है, यानी सटीक कृषि में जो है ये सहायता कर सकता है। मौसम पूर्वानुमान में भी जो है ये सैटेलाइट हमें मदद कर सकता है। जल प्रबंधन में कि किस जल स्रोत में कितना जल स्तर है ऊपर से देखकर, है ना, सैटेलाइट के द्वारा इमेजिनरी प्रोड्यूस करके जो हमें इसका भी ज्ञान दे सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है स्पेस टेक्नोलॉजी हेल्प कर सकता है। फिर नैनो टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर सकता है, नैनो टेक्नोलॉजी, तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है ये आप लोग पढ़िएगा, मैं सिर्फ आपको कृषि के क्षेत्र में बता देता हूँ कैसे हेल्प करेगा। तो नैनो उर्वरक और नैनो कीटनाशक से फसलों में पोषक तत्व और कीट नियंत्रण के लिए सटीक और प्रभावी समाधान हो सकता है। ठीक है, साथ ही नैनो सेंसर से मिट्टी की गुणवत्ता और पोषक तत्वों की निगरानी की जा सकती है। ठीक है, आप देख रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी भी यूज कर लिए। अब हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये दोनों ऑलमोस्ट एक ही है। ठीक है, तो इसका किस तरीके से हेल्प ले सकते हैं, तो उन्नत बीज, उच्च गुणवत्ता वाले पौधे, मौसम, मूल्य की जानकारी, विपणन की जानकारी, मार्केटिंग, अन्य इस प्रकार की अन्य कोई भी जानकारी हो, ये किसानों तक जो है डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा डिजिटल प्रौद्योगिकी की सहायता से बहुत सारे मोबाइल ऐप्स डेवलप किए जा सकते हैं, है कि नहीं। फिर कृषि के लिए जो है किसानों को, जो दूरस्थ क्षेत्र में रहते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान रहते हैं, के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, इन सब का भी व्यवस्था किया जा सकता है ना। मोबाइल के थ्रू ही जो है लेक्चर चलाया जा सकता है ना। जैसे DD किसान चैनल के बारे में आप लोग सुनेंगे, है कि नहीं। व्यास एक चैनल है, यूट्यूब पे भी इस तरीके के बहुत सारे चैनल्स हैं जो डायरेक्ट जो है प्रशिक्षण देते हैं। तो इन सबको दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सकता है डिजिटल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सहायता से। देखिए ये इंपॉर्टेंट है ना, ये मैक्सिमम लोग, एक भी आंसर में हमको ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट नहीं मिला। समझिए ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आज की, हाँ जी बोलिए धर्मेंद्र, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। म्यूट अनम्यूट उसमें सुना होगा, क्रिप्टो करेंसी में सुना होगा, है कि नहीं। या फिर RBI के द्वारा जो अभी एक डिजिटल करेंसी जारी किया गया था उसमें भी ब्लॉकचेन का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, ब्लॉकचेन के बारे में पहले आप लोग पढ़िएगा, एक दिन हम लोग अलग से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है उस पर डिस्कस करेंगे। सिंपली ये समझिए कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, उसको एकदम आसान भाषा में अगर बोला जाए तो एक डिसेंट्रलाइज व्यवस्था तैयार किया जाता है इसमें, है ना, डिसेंट्रलाइज। जैसे अभी जो ये गूगल मीट हो रहा है, तो इसमें गूगल मीट के एडमिन हमारे रुपेश सर हैं, ठीक है, और बाकी लोग जो है इसमें सिर्फ स्टेक होल्डर है। लेकिन ये क्या हो गया, एक सेंट्रलाइज व्यवस्था हो गया कि एक व्यक्ति के द्वारा ये मीटिंग शुरू किया गया है और बाकी जो स्टेक होल्डर्स इसमें जुड़े हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम में से किसी को कुछ चेंजेस लाने हो तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यही अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होता तो इसमें रुपेश सर भी इसके एडमिन हो सकते थे, हम सभी हो सकते थे। ठीक है, हम लोग कहीं ना कहीं इसमें कुछ सुधार कर सकते थे, इसको एडमिनिस्टर कर सकते थे। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ। आप समझिए कि इस प्रौद्योगिकी का सहारा कृषि क्षेत्र में कैसे लिया जा सकता है। कृषि में, कृषि का जो आपूर्ति श्रृंखला है उसमें पारदर्शिता लाने के लिए, है कि नहीं। इसके अलावा बिचौलियों को कम किया जा सकता है इससे, है ना, बिचौलियों को इससे कम किया जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा
वित्तीय लेन देन हो, मूल्य का निर्धारण हो, भुगतान प्रक्रिया हो, या मार्केट तक पहुंच का सरल तरीके से और तेज बनाया जा सकता है ना। ये सारी चीजें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की सहायता से की जा सकती हैं। ठीक है, आप ये समझ सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी लाने में ये सारी चीजें काफी महत्वपूर्ण है। आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हैं, एक प्रशासक होंगे, तो आपको ये पॉइंट तो बिल्कुल किसी भी आंसर में मिस नहीं करना है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वाला। ठीक है, अब देखिए कुछ आसान आसान पॉइंट है। देखिए इसके बाद भी एक पेज और था, लेकिन वो मैं फोटो लेना ही भूल गया हूँ। ठीक है, वो पीडीएफ में नहीं आ पाया है। जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो ड्रोन आप लोगों को पता होगा कि ये उड़ता रहता है, यूएवी अनमेन्ड एरियल व्हीकल है। ठीक है, इससे फसल की निगरानी हो सकती है, स्मार्ट सिंचाई हो सकती है, उर्वरक तथा कीटनाशकों का छिड़काव हो सकता है, भूमि का मैपिंग किया जा सकता है, खेतों का सुलभ सर्वेक्षण भी किया जा सकता है कि नहीं। ड्रोन में जो कैमराज वगैरह रहते हैं उससे ये सारी चीजें की जा सकती हैं। तो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी सकता है। सुपर कंप्यूटर और एआई का कैसे यूज कर सकते हैं, तो आपको पता होगा कि ये सुपर कंप्यूटर और एआई जो है ये फास्ट कैलकुलेशन के लिए जाना जाता है, सटीक जानकारी देता है कि नहीं। तो इस तकनीक की सहायता से जो है मौसम की, मिट्टी की या अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों का विश्लेषण कर सकते हैं, और विश्लेषण करके एक सटीक पैटर्न का पता कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, एक उचित भविष्यवाणी बताई जा सकती है कि नहीं, कि क्या क्या संभावनाएं हैं ये बताया जा सकता है इससे। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ और चीजें देख लेते हैं। जैसे हमने बात किया था जल के बारे में, पानी की जो उपलब्धता है वो कहीं ना कहीं कम है। ठीक है, जैसे ये पॉइंट था जल संसाधनों की कमी। तो जल संसाधनों के लिए यानी कि जल का उचित प्रबंधन करना होगा। इसके लिए हम लोग नई तकनीक में ड्रिप सिंचाई या स्प्रिंकलर टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, जिसको इजराइल ने भी यूज किया है कि नहीं। इसके अलावा हम लोग इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें क्या होगा कि नई मशीन बना सकते हैं, बड़े बड़े ट्रेसर्स बना सकते हैं। अभी क्या होता है, काटने के लिए जब गेहूं कटाई होती है उस समय किसान लगते हैं, है ना, मजदूर लगते हैं। लेकिन यहीं आप देखेंगे कि पंजाब, हरियाणा या बिहार के भी कुछ क्षेत्रों में अब उसको काटने के लिए भी मशीन आ गई है। तो यानी ये क्या है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को ही तो यूज करके ये सारी चीजें की जा रही हैं, यही सब तो रिसर्च रोबोटिक्स किया जा। बिल्कुल सर, हाँ, तो रोबोटिक्स रोबोटिक्स भी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, रोबोटिक्स वगैरह भी है। ठीक है, तो इस तरीके से अभी मैंने आपको 7-8 मतलब 9 के आसपास अलग अलग टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया है। ठीक है, फिर इसमें आप जीआईएस, सेंसर, ये सब भी यूज कर सकते हैं अपने पॉइंट में। और इतने पॉइंट्स के साथ जो है फिर आप अंत में कंक्लूड करेंगे कि इस प्रकार देखा जा सकता है कि कृषि क्षेत्र में वर्तमान समय में कई चुनौतियां हैं, और जलवायु परिवर्तन तथा अन्य विभिन्न समस्याओं के कारण ये निकट भविष्य में और विकराल होने की संभावना है। परंतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की, है ना, उसमें जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं या उसकी सहायता से जो है हम नवीन जो समस्याएं हैं उसको काउंटर कर सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो था हमारा जितना भी क्वेश्चन का डिमांड था वो सारा क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा इसके जितने भी हमने पॉइंट्स में भी बात कर लिया है, तो आप ज्यादा कोशिश करें कि अपने आंसर को पॉइंट्स में रखें, है ना, ताकि क्या होगा कि हर पॉइंट पे आपको भी 1 नंबर 2 नंबर मिल जाए, है कि नहीं। प्राची, आप कुछ कहना चाह रही हैं क्या? सर जैसे आपने कृषि क्षेत्र की चुनौतियों को पॉइंटर्स में लिखा है, फ्लो जी चार्ट हाँ। बना के, तो हम्म। इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है हमको? देखिए ऐसा कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अच्छा बता सकती हैं, अच्छा एक्सप्लेन कर सकती हैं, तो वहां पे आप शॉर्ट पॉइंट बनाना चाहती हैं तो बिल्कुल बना सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये आंसर ये सब डिस्कस करने से पहले मैंने आपको बताया था कि साइंस एंड टेक का जो पोर्शन होता है ना, बिल्कुल लास्ट में हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जिस तरीके से रहता है ना वो बिल्कुल लास्ट में रहता है, तो अंततः जो है ना समय का कहीं ना कहीं दिक्कत होता है। तो मैं चाहता हूं कि अभी से साइंस एंड टेक को इस तरीके से आप लोग तैयार करें, ताकि उसका प्रबंधन मतलब इस तरीके से मैनेज करें कि इसका असर आपको थोड़ा पॉलिटी और जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है उसमें आपको थोड़ा एज मिल जाए। ठीक है, अगर आप वहां पे ज्यादा समय भी प्रयोग कर लेते हैं तो साइंस एंड टेक वाला जो पोर्शन है ये कहीं ना कहीं आपको, है ना, वो टाइम मैनेजमेंट में मदद कर दे। ठीक है, अगर आपको लगता है आप बहुत इजिली अपना समय बचा पाते हैं तो आप छोटा छोटा पॉइंट बना सकते हैं, समझा भी सकते हैं, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन कि आप 5 चुनौतियां लिख के और 5 चुनौतियों को समझाते हैं, उससे अच्छा 10 से 15 आप चुनौतियां ही बता दें, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें जो है देखी गई हैं। ठीक है, तो वही सर काफी अच्छा है, लेकिन इंग्लिश में ये सर, ये लेकिन मेरी जब भी आप समस्या है। हाँ, तो जब आप उसको लिखते हैं ना, इंग्लिश वर्ड्स को अगर हिंदी में लिखते हैं तो आपका लिपि हिंदी होना चाहिए, भले शब्द आप इंग्लिश में लिखें। ठीक है, जैसे रोबोटिक्स प्रौद्योगिकी है, आप इसको
ROBOTI इस तरीके से नहीं लिख के आप हिंदी में रोबोटिक्स लिखें, ठीक है। या इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को आप अभियंता प्रौद्योगिकी करके तो नहीं लिखेंगे ना, ठीक है। आप इजी वर्ड में लिखे हैं कि नहीं, आप चेक करने वाले उतना मतलब कंसीडर करते हैं लोग, है ना, घबराइए नहीं, आराम से आप ये सब यूज कर सकते हैं। और एक चीज देखिए, कहीं कहीं आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, आपका अगर कहीं कहीं हो तो आप एग्जैक्ट इंग्लिश में ही वर्ड लिख सकते हैं, लेकिन ना वो आंख पे चुभना नहीं चाहिए, है ना, कि मीडियम ये हिंदी ले लिया है और सारा चीज इंग्लिश में लिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, इसका मैं रूल बता देता हूँ। यूपीएससी में हो, यहाँ हो या अदर लीजिए, किसी भी हाँ रुकिए एग्जामिनेशन सर। में, रूल यही है कि 5% मैक्सिमम 5-7% तक आप वर्ड इंग्लिश में यूज कर सकते हैं थ्रोली, ठीक है। अदरवाइज यूज करने का क्या तरीका है कि आप ये वर्ड को इंग्लिश में लिखें, साथ के साथ अगर ब्रैकेट में लिख लें तो बहुत अच्छी बात है, विज्ञान प्रौद्योगिकी, और उसके साथ साथ जो है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिख दिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो वर्ड को इंग्लिश में लिख करके उसको जो है कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से घेर देना रहता है। वो कैसे कैसे लेखनी का पूरा काम होता है, उसका 3-4-5 क्लास लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्योंकि जीएस पेपर 2 में आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में खास करके और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में ये प्रॉब्लम आने वाली है। तो उसके लिए बकायदे हम बता देंगे एक एक करके कि आपको क्या क्या करना है। हिंदी वाले के लिए ये प्रॉब्लम है, इंग्लिश वाले के लिए कोई समस्या ही नहीं है इसमें। ओके, कोई बड़ा शब्द आ गया तो उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर इस तरीके के बहुत बड़े बड़े जब शब्द आ जाते हैं तो उसको पहली बार लिखेंगे। उसके बाद उसका जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो पहली बार आप लिखेंगे तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लिख करके उसके ब्रैकेट में आईआईटी लिख देंगे। उसके बाद जितनी बार आपको आईआईटी यूज करना है, आईआईटी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आप पहली बार लिखेंगे तो पूरा कंप्लीट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उसका फुल फॉर्म लिख देंगे। उसके बाद उसको शॉर्ट में लिखेंगे, फिर शॉर्ट फॉर्म को आप यूज करते हुए जा सकते हैं, ताकि पढ़ने वाले को ये समझ में आ जाए कि हाँ, ये आईआईटी का मतलब क्या बताना चाह रहा है। हाँ सर, वही मैं पूछ रहा यस यस, लिख सकते हैं, आईटी लिख सकते हैं। पहली बार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिखेंगे, उसके बाद फिर आईटी करके चलते जा सकते हैं। था।